स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम लोग जो 2025 में पेपर हुआ है फिजिक्स का, उसके संपूर्ण सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो ये कोड 346 JS है, 2025 में आया हुआ। तो चलिएगा बिना विलंब इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम जानते हैं कि जो आपके पास विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है वह परस्पर लंबवत होता है, और जो तरंग चलती है उसकी दिशा के भी लंबवत होता है। ये मान लेते हैं ऐसे रफली, आपके पास ये वाला विद्युत क्षेत्र है E, और ये वाला आपके पास इधर चुंबकीय क्षेत्र है। ये वाला X अक्ष है, ये वाला Y अक्ष है, और इधर आपके पास Z अक्ष है। तो इधर विद्युत क्षेत्र, इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये तरंग के चलने की है। तो हमारे वैद्युत चुंबकीय तरंग में बेटा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग के चलने की भी लंबवत होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में जो संचरण की दिशा और जो ध्रुवण तल के बीच कोण होता है वह लंबवत, यानी कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। पहले का C वाला सही विकल्प हो जाएगा। चलिएगा दूसरे पर बात करते हैं, खा वाला। जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में चार ऑप्शन दिए हैं कि जो M1 और M2 संलयित होने वाले द्रव्यमान, उनका योग जो संलयित होकर बना है M द्रव्यमान का उससे कम है, या M1 प्लस M2 का मान M से ज़्यादा है, या M1 प्लस M2 का मान M के बराबर है, या M1 और M2 का गुणा M स्क्वायर से ज़्यादा है। तो क्या जानते हैं हम लोग कि M1 और M2 द्रव्यमान के जो दो नाभिक हैं, जब दो नाभिक परस्पर संलयित होकर के एक नाभिक बनाते हैं तो जो नाभिक बनता है उसका द्रव्यमान वो क्या होता है? संलयित होने के पश्चात उसकी ऊर्जा, उसका जो ऊर्जा है वह उत्सर्जित होती है। यानी जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो द्रव्यमान की कुछ नष्ट होती है, द्रव्यमान कुछ नष्ट होता है। जब संलयन के बाद M द्रव्यमान का नाभिक बनेगा तो उसका जो द्रव्यमान है वह ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये M द्रव्यमान का नाभिक बनेगा संलयन के पश्चात बेटा, तो इसका द्रव्यमान M का कम रहेगा। किससे? M1 प्लस M2 से। M1 प्लस M2 से M का द्रव्यमान कम रहना है। तो M वाले का द्रव्यमान लेस देन कम है, किससे? इनके योग से M1 प्लस M2 से। यानी M1 प्लस M2 बड़ा है M से, या इसको ऐसा ही पढ़ते हैं कि M वाला छोटा है M1 प्लस M2 से। तो इसका सही विकल्प आपका कितना हो जाएगा? B वाला। गा नंबर पर हम लोग बात करते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z पर हमसे बात करने के लिए कह रहा है। तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, अगर हम लिखें कि हमें क्या पता है, तो प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात हम जानते हैं XL होता है 6 ओम, और आपसे प्रतिबाधा Z के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं Z बराबर होता है प्रतिबाधा √r स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। R की वैल्यू पुटअप कर दें। R का मान आपके पास 8 और XL का मान 6। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 64 और 36 का जोड़ कर देंगे 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। यानी जो हमारी प्रतिबाधा आएगी वो कितने ओम आ जाएगी? 10 ओम। 10 ओम का मतलब आपके पास विकल्प जो D वाला है वो सही हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला घ नंबर है, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। हम लोग जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का जो संकेत होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक तो डायरेक्ट में याद भी कर सकते हैं। क्या क्या मात्रक होता है? आप जानते हैं कि F बराबर होता है कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर हम क्या करें, बल का मात्रक भर लें और आवेश के मात्रक भर लें और मीटर के ये दूरी का मात्रक भर लें, इसका न्यूटन, इसके आपके पास आवेश का मात्रक कूलाम, दोनों का कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर दूरी है तो मीटर स्क्वायर। जब ऐसा भर करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बचाएंगे तो हमारा मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, वहाँ निकालने से अच्छा है।
तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आप मान भी याद कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें रिलेटेड जितने भी तैयार रखेंगे। आगे अंगा नंबर पर बात करते हैं। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सबसे कम आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वह कौन सी है? तो सबसे कम तो वैसे होती है रेडियो तरंग की, लेकिन रेडियो तरंग हमारे ऑप्शन में नहीं है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। हमको न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात कर रहा है बेटा। तो इसमें जब रेडियो तरंग नहीं दिया है तो इससे फिर कम जो होगी वो उसके अलावा जो होगी कम वाली वह माइक्रो तरंग यानी सूक्ष्म तरंग होगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह डी वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर पर बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है? तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई होती है वह काई क्या होता है? जो हमारे पास ताप होता है उसके विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, यानी काई प्रोपोर्शनल टू 1/T। ऑप्शन में इस तरह नहीं लिखा, इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो काई प्रोपोर्शनल टू T की पावर -1, यानी आपका सेकंड वाला जो बी विकल्प है ये वाला सही हो जाएगा, काई प्रोपोर्शनल टू T पावर -1 हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड बा से क्या लिखा है बेटा 1 नंबर के लिए? वो ऑप्शन वाले थे, अब यहाँ आती लघु उत्तरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास इधर एक माध्यम सघन माध्यम और एक माध्यम विरल माध्यम हो, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम लोग जानते हैं कि वह विलंब से या विलंब है तो इससे दूर हट जाएगी, ये ऐसे दूर हटेगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाला बेटा कोण बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, यानी आपतन कोण, अगर आपतन कोण बढ़ता जाएगा तो इसे अपवर्तन कोण को भी बढ़ाना होगा। और एक ऐसी दशा आती है कि जब ये वाला हमारा जो अपवर्तन कोण है ये ठीक ठीक 90 डिग्री बन जाता है ऐसे, तो जिस पर यह अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन उस आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण, यानी आई हमारा सी क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। अगर हम इसको और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर देंगे तभी देखिएगा ये वाली किरण इस पर बैठी है 90 डिग्री। अगर इसको हम और बढ़ा देंगे क्रांतिक कोण से ज़्यादा तो ये वाली जो किरण है ये इस माध्यम में नहीं आएगी, विरल माध्यम में, ये यहीं सघन माध्यम से कहीं ऐसे लौट जाएगी। तो ये जो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है किरण, तो यहाँ ना आकर के इसी से लौट जाती है, इसी का नाम होगा, इसी घटना को हम लोग कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। आपके लिए लिख दिया गया, बढ़िया साहब एक बार मिलाएंगे जरा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए क्रांतिक कोण C से बड़े कोण पर आपतित होती है तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम से ही लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसने कहा तक किरण आरेख भी बनाइएगा, तो इस प्रकार आपतित किरण है ये परावर्तित हो गई है, I ग्रेटर देन C, यानी आपतन कोण का मान आपके क्रांतिक कोण से ज्यादा है, ये विरल माध्यम है। तो चलिएगा दूसरे का कंप्लीट हो गया है। दूसरे के खा पर हम बात करते हैं। समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाएगा, मात्र 1 नंबर का है, उसी हिसाब से लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है? जिनके एक ही तत्व रहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न। और समभारिक में भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। एक बार मिलाते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम लिखे गए हैं। समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। कार्बन में 6C14 और 7N14 द्रव्यमान संख्याएं समान है, तो ये समभारिक एग्जाम्पल है। गा नंबर की बात करते हैं। लिखा है एक कि ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोधों के लिए उल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचना है। तो ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करेंगे, और अनोमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो अगर बस इसमें आपको परिभाषा नहीं कह रहा, केवल ग्राफ बनाने के लिए कह रहा, तो ग्राफ के लिए हम समझ लेते हैं। ओमीय जो प्रतिरोध होते हैं, ओमीय प्रतिरोध में उल्टता और धारा का जो अनुपात आता है वो प्रत्येक बार समान रहता है, प्रतिरोध R के बराबर आता है।
V और I, इसमें एक सरल रेखा का निर्माण होता है। इधर उल्टा विभवांतर है उल्ट में, और इधर धारा है एम्पियर में। ये सरल रेखा बना दी गई ओमीय प्रतिरोध के लिए। इसमें V और I का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है। अनोमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, V और I का जो बटा आएगा, अनुपात आएगा, वो हर बार अलग अलग आएगा। तो इसमें ये एक आपका वक्राकार बन गया है। इधर उल्ट विभवांतर है और इधर आपके पास धारा है। ये टार्च का बल्ब है जैसे अनोमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल, तो इसका ग्राफ बनाया गया है। 1 नंबर का दोनों मिला करके है, बस केवल ग्राफ ही बनाना था आपको। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल है। घ नंबर पर है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश है, धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो एक जवाब तो आपको पढ़ करके पता चल गया। अगर धनात्मक आवेश है तो कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की। कितनी कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, ये जानने के लिए इसको लगाते हैं जरा। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश। तो लिखते हैं आवेश Q बराबर आपके पास कितना पता है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता, तो N निकालना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है सूत्र, Q बराबर NE। तो Q का मान है 2.4 × 10⁻18, N निकालना है। E इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। इधर ट्रांसपोज कर लाएंगे, 2.4 × 10⁻18 अपान 1.6 × 10⁻19 इक्वल टू N। ये वाला डेसिमल समान डिजिट पर है तो खत्म हो जाएगा, 24/16, और ये 18 है 19 का तो ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, काट दीजिएगा। 4 × 24, 4 × 16, ऊपर आपके पास 60/4 हो जाएगा, भाग करेंगे 15 आ जाएगा। यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कमी कैसे होगी, कि धनात्मक आवेश है तो कमी होगी। इतना प्रश्न 1 नंबर का आएगा। अब हम बात करते हैं अंगा नंबर प्रश्न के लिए क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास ये लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V, समीकरण V बराबर 40 sin 100 πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए 1 नंबर में। तो कैसे लगाना है इस न्यूमेरिकल को, हमारे पास एक वोल्टता समीकरण दिया, लिखते हैं जरा। V = 40 sin 100 πt की तुलना करेंगे जरा। एक चक्कर के लिए हमें वोल्टता और समय और वोल्टता के बीच ग्राफ बनाना है। की तुलना करते हैं, किससे करेंगे, V बराबर V0 sin ωt से करने पर। अगर इससे हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V0 यानी वोल्टता का अधिकतम मान 40 वोल्ट है, और t का मल्टीपल ओमेगा है, t का मल्टीपल 100 पाई है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 पाई। ओमेगा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T, 2 पाई N भी होता है, 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 T = 2, तो T की वैल्यू 2/100, T की वैल्यू 0.02, 2 अंक पर डेसिमल लग जाएगा। यानी कि कैपिटल T क्या होता है, परिक्रमण काल या आवर्त काल, टाइम पीरियड, एक चक्कर में लगा समय होता है। तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा, 0.02 सेकेंड। हमको समय और उल्टता का ग्राफ बनाना है एक चक्र के लिए। तो एक चक्र का समय आ गया है, अब ग्राफ बना दिया जाए। तो एक चक्र क्या, ये वाला इतना आधा चक्कर, फिर इतना हो गया तो फिर आधा, यानी एक चक्कर हो गया। तो यहाँ पर आपको इधर समय है, t समय के लिए काम हुआ है, और इधर आप उल्टता V बनाएंगे। अब यहाँ पर जो समय रखना है बेटा, एक चक्कर के लिए कितना है, 0.02 सेकेंड। तो ये आधा चक्कर के लिए अगर यहाँ रखना चाहेंगे 0.01 सेकेंड, और यहाँ पर मूल बिंदु तो 0। इधर हम देखते हैं वोल्टता का हमारा अधिकतम मान 40, तो अगर यहाँ बनाना है तो ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 40 वोल्ट है। तो बस एक चक्कर के लिए जो कह रहा था आपको समय और वोल्टता ग्राफ, तो ये एक चक्र के लिए यही समय और वोल्टता ग्राफ बना हुआ है। इसके हम 4 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं, क्या लिखा है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर क्या होता है, एक सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। तो उसके किसी बिंदु पर धारा का मान होगा।
तो कैसे लगाना है भाई, धारा का मान आपसे पूछ रहा आई के बारे में, और एक प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। तो हम क्या जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस पर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन पर जरा आवेश जानते, एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन वो कितने चक्कर लगा रहा है, 6 × 10⁻15। तो 6 × 10⁻15 चक्कर में कितना टोटल आवेश हमारा क्यू हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 को हम 6 × 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 9.6 और 19 से 15 निकल जाएगा 14। इतने कूलाम टोटल आवेश आएगा इतने चक्कर में, 6 × 10⁻15 चक्कर में। अब आपको क्या कह रहा है, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान, धारा आई निकालना है। तो हमारे पास सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो I बराबर Q/T से अगर हमें I निकालना है, Q का मान है 9.6 × 10⁻14 और ये माइनस के यहाँ पर 19 से 15 जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा, ये 4 और T का मतलब 1 सेकंड, एक की कोई वैल्यू नहीं अपान में, तो 9.6 × 10⁻⁻4 एम्पियर। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर है। तो 1 नंबर के प्रश्न समाप्त हुए हैं। अब हम लोग खंड शा पर बात करेंगे 2 नंबर के लिए। क्या लिखा है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ था, तो उसमें जो मॉडल, उस मॉडल में क्या मुख्य कमियां थी वो हमको बताना है। तो देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप समझिएगा। 2 कमियां मुख्यतः थी। तो एक क्या था, पहली कमी, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं कर सका। स्थायित्व का मतलब इनके अनुसार क्या था, परमाणु स्थिर नहीं रहता, लेकिन वास्तव में क्या होता है, परमाणु स्थिर रहता है, यानी ऐसा नहीं है, लिखा है। नंबर 2 पे क्या लिखा, यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब इसके अनुसार क्या हुआ, इनके नियम के अनुसार था कि स्पेक्ट्रम सतत होता है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा ये पता चला कि परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत ना होकर के रेखीय होते। तो ये हमारे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां थी। अगले को प्रश्न की बात करेंगे, खा नंबर। एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या क्या पता है इसमें। अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में देखिएगा, इधर आपके पास u दर्शा रहा है, u की वैल्यू 10 दिया गया है, दाईं ओर है, तो u की वैल्यू को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, u = 10 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताना, v के बारे में हमको बात करना है। हम लोग लेंस का सूत्र लगा देते हैं, तो चलिएगा, लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u से। 1/f मतलब 1/20, v आपको फाइंड आउट करना है, माइनस u की वैल्यू 1/10। नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1/20 + 1/10 = 1/v। 1/20, 1/10 को 2/20 और ये वाला 1/v, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, डिनोमिनेटर हर समान हो गए। 3/20, 1/v, केवल v निकालेंगे तो 20/3। डेसिमल में लिख सकते हैं, 3 × 18, 2 3 × 18, 6.66 आता चला जाएगा ये, इसे आप 6.7 भी कह सकते हैं, 6.7 सेंटीमीटर। बार का मतलब इसी तरह आता चला जाएगा। तो यानी जो आपसे कह रहा था इस प्रश्न में, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है बेटा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 6.7 सेंटीमीटर दूरी पर। किरण आरेख में दर्शाना, तो इतना चित्र बना करके 6.7 पे बनेगा प्रतिबिंब। तो देखिएगा ये 10 है, तो 6.7 पॉजिटिव का है, तो इसके कहीं थोड़ा सा पीछे ऐसे आप इस तरह करके यहाँ पर आई लिख देंगे और इतनी डिस्टेंस को दिखा देंगे 6.7 है। तो एक किरण का मार्ग भी दिखा दिया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्या है, देखते हैं, ये लिखा हुआ है। मैक्सवेल ने प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है
तो परिपथ में क्या होता है, ऊर्जा जो होती है उस तरंगों के रूप में चारों ओर उत्सर्जित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है वो परस्पर लंबवत है, और जो तरंग चलती है जिधर, ये तरंग संचरण की जो दिशा है ये वाली, इसके भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। तो ये आपका चित्र बना दिया गया। फिर कह रहा है इसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है। तो ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान E0, ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। और अगर इसमें पूछता है वैद्युत क्षेत्र के आयाम चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध, तो C बराबर E0 बाई B0। वैसे केवल बस आपको ये वैद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा लिख करके डायग्राम बना के उसमें E और B को दिखा देंगे तो पर्याप्त है 2 नंबर में। ये आपको समझने आने के लिए ऐसे लिख दिया गया है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल M बराबर हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है M बराबर IA। अगर फेरों की संख्या n हो तो NIA। तो इसी का निगमन करना है। तो चलिएगा कैसे निगमन करेंगे, लिख रखा है, एक बार देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसीलिए इसमें आपको समझा रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, अगर हमारे पास जो लूप है तार के तमाम फेरों हैं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो बेटा, उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में रखने पर क्या होता है, जो बलयुग्म के आघूर्ण का हम लोग सूत्र जानते हैं, टाउ बराबर IAB साइन थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र में। अगर फेरों की संख्या n हो जाए बेटा तो यहाँ पर NIAB साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो ये वैद्युत क्षेत्र है, इस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार है वो वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र के समान ही होता है। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हम जो P है स्थित P यानी वैद्युत द्विध्रुव वाले द्विध्रुव आघूर्ण पर हम बलयुग्म का आघूर्ण निकालें, तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में NIAB साइन थीटा होता है तो वहां होता था टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये 1 और 2 को अगर हम तुलना करके समझने की कोशिश करें बेटा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र के संगत एक राशि P है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के संगत एक राशि NIA है। तो वही लिख रखा है कि 1 व 2 की तुलना करने पर P के तुल्य एक राशि NIA प्राप्त होती है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे प्रकट करते हैं, कैपिटल M से। यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो बेटा हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है कैपिटल M, वो कैपिटल M बराबर कितना है, NIA। जो ये P का मल्टीपल है, यहाँ B का, और यहाँ पर P का E का मल्टीपल P, यहाँ B का मल्टीपल, तुलना करने पर P बराबर जो आपका P है उसका मल्टीपल NIA को आप किसके नाम से जानेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से। ये आपका 2 नंबर का निगमन था। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। क्या रहा, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र करना है। तो गॉस की प्रमेय हम लोग जानते हैं, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग करते हुए क्या करना है, एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र आपके मन में हो किसका सूत्र होता है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर, जहां लेमडा आपके पास क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, और आर आपकी त्रिज्या, ऐसे सिग्मा होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो चलिएगा इसका निगमन फिर से हमने ये चित्र बना रखा है, एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार था पहले, ये इस तरह। फिर क्या किया हमने, इससे आर त्रिज्या का हमने एक घासीय पृष्ठ, बेलनाकार घासीय पृष्ठ की कल्पना की। ये आपका पूरा अनंत था। इसमें एल लंबाई के हमने बेलनाकार घासीय पृष्ठ की कल्पना किया। ये अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, 2 वृत्ताकार पृष्ठ नजर आ रहे हैं, और एक ये पूरा ऐसे वक्राकार पृष्ठ नजर आ रहा है। तो हमको वैद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। तो क्या किया गया है, ये जो आपके पास वक्राकार पृष्ठ है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास अगर इस पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव लिया है DA, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर, तो ये क्षेत्रफल सदिश DA है। और जो वैद्युत क्षेत्र होगा बेटा ये धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस आवेश से दूर। तो इस पर आपके पास जो ये वाला वक्राकार पृष्ठ है, इस वक्राकार पृष्ठ पर बेटा जो हमने अल्पांश लिया है वो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई समान दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन ऐसे अगर हम वृत्ताकार पृष्ठ पर यहाँ समझें तो ये प्लस आवेश, इससे वैद्युत क्षेत्र दूर तो इधर है, और क्षेत्रफल
इस अल्पांश डीए के संगत क्षेत्रफल सदिश डीए बाहर की ओर, तो इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसी प्रकार एक वृत्ताकार हमारे पास पृष्ठ और है, इस पर जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर प्लस अवश्य, और ये क्षेत्रफल सदिश उस अल्पांश के लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ का भी कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ और यहाँ का कोण 90 डिग्री और यहाँ का कोण 0 डिग्री है। अगर ये बेटा 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कि हमारे पास फ्लक्स का एक सूत्र होता है, जो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई कास थीटा। अगर कास 90 भरेंगे हम तो कास 90 का जो मान होता है वो कास 90 0, तो इसके कारण तो फ्लक्स आपका शून्य आ जाएगा। केवल हमारे पास जो फ्लक्स निकलेगा वो इस वाले वक्राकार पृष्ठ के कारण ही निकलेगा। तो कैसे निकल पा रहा है एक बार समझते जरा, पूरी लैंग्वेज को आप देख लीजिएगा इसमें कैसे लिखना है। माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, धनावेश देखिएगा इस पर वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यह आपने अपना उद्देश्य बता दिया। अब आवेशित तार को अक्ष मानकर लंबाई और r त्रिज्या के एक बेलनाकार घासीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके दो वृत्ताकार पृष्ठ हैं। ये वृत्ताकार में एक का नाम S1 रखा है और एक का नाम S2 रखा है, और एक आपके पास क्या है वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला वक्राकार पृष्ठ का नाम S3 है। तो वो पृष्ठों S1 और S2 जो भी आपको समझाया, क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए क्षेत्रफल सदिश डीए और वैद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। कैसे? ये ई डी ए कास थीटा से 0 कास 90 का मान। और जो हमारा वक्राकार पृष्ठ इस पर क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर समान दिशा में है, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा कितना? डी फाई बराबर सूत्र होता है ई डी ए कास थीटा, थीटा का मतलब 0, तो ई डी ए आ गया। इस पर अल्पांश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आया डी फाई। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के कारण बेटा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण के लिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन ई डी ए, इसका संपूर्ण तो समाकलन डी ए, संपूर्ण को दर्शाने के लिए समाकलन लगा। वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान है तो ई बाहर कर लिया, और ये समाकलन ऑफ डी ए, समाकलन डी ए का मतलब कुल क्षेत्रफल। तो जो वृत्ताकार आपने पृष्ठ लिया है इसका वक्राकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह आप बेलन का वक्र पृष्ठ समझते हैं, 2 पाई आर एच होता है, एच ना होकर के एल है, तो 2 पाई आर एल हो गया, ए इंटू 2 पाई आर एल बेलन का वक्र पृष्ठ। अब गाउस की प्रमेय का प्रयोग करके करना था बेटा, तो गाउस की प्रमेय लगा दीजिएगा। फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की जगह रखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल की जगह वही, परंतु आप जानते हैं कि लेमडा रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा एल, तो ये क्यू की जगह लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट, इधर वाले में ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ये वाला आपके पास लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इधर ई बचाएंगे 2 पाई आर को इधर लाएंगे और एप्सिलॉन और लिखा है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर से एल कट चुका है तो लेमडा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। ये हमारे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण क्या है? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया है। हम लोग 4 के ख नंबर पर बात करते हैं। क्या लिखा है? परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो परावर्ती दूरदर्शी क्या है देखते हैं जरा, यहाँ पर डायग्राम को समझते हैं। ये आपके पास एक अवतल दर्पण है जो कि क्या है? एक अनंत पर दूरदर्शी का मतलब जो अनंत पर की चीजें हैं उनके वस्तुओं के प्रतिबिंब को स्पष्ट और बड़ा बनाएंगे। तो ये आपके पास एक अवतल दर्पण, इसके सामने एक अनंत पर वस्तु रखी ए बी, अनंत से किरणें समांतर चलती हैं बेटा, एक ये और एक ये, इस दर्पण पर टकराई और इससे परावर्तित हो गई। इस तरह परावर्तित होने के बाद यहाँ पर ये लगभग 45 डिग्री पर आपतित होती, तो यहाँ पर एक 45 डिग्री पर ही परावर्तित करने के लिए यहाँ समतल दर्पण लगा है। ये समतल दर्पण से जब ये किरणें परावर्तित होती हैं तो यहाँ इस बिंदु पर मिलती हैं, और इसके कुछ दूरी पर हमारे पास एक उत्तल लेंस का नेत्रिका लेंस लगा होता है, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस द्वारा जब इस वाले ए बी का जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है वो आकार में छोटा और उल्टा, इसको इससे देखा जाता है, इस वाले वस्तु को इससे, तो ये वाली प्रतिबिंब जो इसका बना था इसके लिए बेटा वस्तु का काम करती है। तो इसका फिर हमको आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? ए डबल डैश और बी डबल डैश पर। तो इसका एक तो चित्र बनाने के लिए कह रहा था, और कार्यविधि, तो कार्यविधि देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखा है? इस दूरदर्शी द्वारा
जिस वस्तु को देखना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, अवतल दर्पण का द्वारा उस वस्तु की ओर कर देते हैं। फिर लिखा है दूर स्थित वस्तु जो AB है, ये दूर स्थित वस्तु AB, इससे आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है। इसमें समतल दर्पण क्या है, M2, अवतल दर्पण के फोकस से पहले रखे होने पर ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, A' B' बनता है। यह प्रतिबिंब A', B' नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो चलिएगा भाई, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग बात करते हैं। इसके पहले बेटा एक क्वेश्चन अभी और है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिएगा। तो चलिएगा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ लिख रखा, इसमें समझाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है बेटा, कह रहे हैं इन्हें शक्तिशाली चुंबक के जब सिरे के समीप लाते हैं तो ये हल्का सा सिरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये अगर हम बात करें इसमें अनुचुंबकीय के बाद प्रतिचुंबकीय में, तो इन्हें शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या, इन्हें शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर ये तेजी से सिरे की ओर आकर्षित होती है। तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा क्या है, अगर इन्हें हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये कम वाले क्षेत्र से, कम चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा यानी प्रबल वाले क्षेत्र की ओर गति करेंगे। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये असामान्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल वाले क्षेत्र से क्षीण वाले क्षेत्र की ओर गति करेंगे। ऐसे लौह में बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र आकर्षण बल का अनुभव करके तीव्रतम क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आपका दूसरा अंतर है, एक ही जैसे तीनों में। तीसरा अंतर है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई होती है इसका मान बहुत छोटा, बहुत कम और धनात्मक होता है। और अगर प्रतिचुंबकीय की बात करें तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई का मान होता है वो भी अल्प होता है, लेकिन ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होती है, यानी कि कम होता है, 0 से कम। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान बहुत अधिक होता है और धनात्मक होता है। एग्जाम्पल देने थे एक, तो 2 लिखे, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आपके पास गोल्ड और सिल्वर, और ये आयरन और कोबाल्ट। ये आपके अनुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में 3 नंबर में प्रश्न था, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या करना है। तो चलिएगा, लिख रखा है, इसको भी समझते हैं। क्या लिखा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक का वर्गीकरण। तो चालक क्या होते हैं बेटा, वे पदार्थ जिनमें जो संयोजी बैंड पूरी तरीके से भरे होंगे, जबकि चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है बेटा, क्योंकि इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना, वो बहुत कम होता है, लगभग नगण्य। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हैं, ये चालन बैंड में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन है, आधा खाली है। और ये बीच की जो गैपिंग, इसका नाम है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये बहुत कम है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत नज़दीक होने के कारण, वर्जित ऊर्जा अंतराल की गैपिंग कम होने के कारण इस पर ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, इसलिए यह आंशिक रूप से भरा होता है चालन बैंड। अगर हम बात करें कुचालक की, तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से पूरा भरे होंगे, चालन बैंड रिक्त होंगे, ये कुचालक कहलाएंगे। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यह डायग्राम संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा, चालन बैंड खाली है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। बात करें हम अर्धचालक की, तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है वह भी कम होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। उसमें आपके पास 0.07 यानी लगभग नगण्य था, बहुत कम था। इसमें भी आपके पास कम होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के अप्रॉक्स में रहता है, तो एक थोड़ा सा कम। तो देखिएगा, ये संयोजी बैंड है आपके पास और ये आपके पास चालन बैंड है। इसके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ये पूर्णतः खाली है, ये वाले इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे हैं संयोजी बैंड।
तो ये आपके 3 नंबर का प्रश्न था, जो ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर या अर्धचालक का वर्गीकरण कह रहा था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि स्वाप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वाप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो स्वाप्रेरकत्व क्या होता है, स्वाप्रेरकत्व बोलो या स्वाप्रेरण गुणांक बोलो। अगर हम बात करें तो इसके E बराबर एक फार्मूला समझते हैं। E बराबर होता है -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। तो यहां से बेटा अगर हमको स्वाप्रेरकत्व या स्वपरण गुणांक की परिभाषा बनाना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, L को अकेले बसाएंगे तो कितना हो जाएगा, E अपान डेल्टा I बाई डेल्टा टी इक्वल टू L, माइनस में है। तो अगर हम परिभाषा के लिए कहें तो किसी कुंडली का जो स्वाप्रेरण गुणांक होता है वह कितने के बराबर हो जाएगा, स्वाप्रेरण गुणांक L, उसके वैद्युत वाहक बल और उसमें जो धारा परिवर्तन होता है उसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगर हम और बात करें तो हमारे पास स्वाप्रेरण गुणांक की परिभाषा और बनाई जा सकती है। कहाँ से, L बराबर N फाई बाई आई से, L बराबर N फाई बाई आई से। अगर यहाँ से हम परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं कि I को बेटा अगर 1 मान लिया गया तो L बराबर कितना हो जाएगा, N फाई। यानी किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक क्या होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में कितनी धारा हो, एकांक धारा या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देख सकते हैं लिख दिया गया, थोड़ा सा इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अब इसमें न्यूमेरिकल लगाना है। 3 नंबर का टोटल प्रश्न था। एक कुंडली का स्वाप्रेरकत्व L दे रखा है, बहने वाली धारा I, बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड टाइम दे रखा है और धारा दे रखा प्रेरित विद्युत वाहक बल E के लिए आपसे बात कह रहा है। तो चलिएगा कैसे लगा लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको कुंडली का स्वाप्रेरकत्व, तो स्वाप्रेरकत्व L होता है 0.4 मिली हेनरी। तो 0.4 मिली हेनरी लिखा है, इसको हेनरी बनाएंगे बेटा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इसे लिखा जा सकता है 4 × 10 की पावर -4, L हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में, समय दिया है, समय अगर आप समझिए तो बहुत कम है तो डेल्टा टी लिखा जा सकता है 0.1 सेकंड, और फिर 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है, यानी कि धारा में परिवर्तन भी कम है तो आप इसको भी चाहें तो 1 लिख सकते हैं, बाकी भी फार्मूले में आपको समझ में आएगा। डेल्टा के रूप में लिखे तो इसको डेल्टा मानेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको E फाइंड आउट करना है। तो E बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है, सूत्र E बराबर क्या होता है, -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। E बताना है, -L का मतलब 4 × 10 की पावर -4, डेल्टा I 1 एम्पियर है, डेल्टा टी 0.1 है। एक अंक पर डेसिमल लगा है बेटा, 10 से गुणा कर लेंगे तो 4 × 10 की पावर -4 × 10/1, 1 0 इसको दे देंगे, 4 × 10 की पावर -3। वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये हमारे 3 नंबर के इस प्रश्न का जवाब था। चलिए हम सभी साथी अब 5 के का पर बात करते हैं। क्या लिखा है 5 का ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है हमको। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई में क्या होते हैं, आपके पास जो प्राथमिक कुंडली रहेगी उसमें कम फेरे और द्वितीयक में ज़्यादा फेरे आपको नजर आने चाहिए। तो ये एक बना रखा है, ये आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये द्वितीयक कुंडली है और ये वाला प्राथमिक कुंडली है। तो आपको कह रहा है इसका सिद्धांत क्या है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाना है। तो ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, हमारे विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ देख लेते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग या प्रयोग प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, जब निकट स्थित किन्हीं 2 कुंडलियों में से
एक में प्रवाहित वैद्युत धारा के हम मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, दूसरी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स उसके मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहती, यह घटना का नाम अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ये तो सिद्धांत हो गया है। अब कह रहा कार्यविधि बनाना है, तो कार्यविधि में यही जो आप चित्र बनाए इसी के आधार पे आपको बताना है कि इसमें जो ये प्राथमिक कुंडली लगी है इसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं, इसको अल्टरनेट करने देते हैं। फिर क्या होता है, ये धारा के कारण क्या होता है, जो ये लोहे की क्रोड लगी इससे चुंबकित हो जाती है। वैद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो इसके कारण यहाँ पर ये वाली लौह क्रोड चुंबकित हो जाती है। और जो धारा होती है, धारा के हर एक चक्र में क्या होता है, एक बार ये क्रोड एक दिशा में और फिर घूम करके अगली दिशा में चुंबकित हो जाती है। और ये वाली देखिएगा द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर लगी है, तो जब ये चुंबकित और विचुंबकित होगी तो इसके से क्या होता है, फिर जो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है इसमें ये परिवर्तित होता रहता है। तो यही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, द्वितीयक जो कुंडली होती है इसमें भी इसी आवृत्ति का जो है प्रथम के बराबर प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मान क्या होता है, जो आपकी दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या होती है उसके अनुपात पर निर्भर करता है। यानी प्राथमिक कुंडली में फेरे EP और द्वितीय कुंडली में जो आपके फेरे होते हैं वो आपके ES होते हैं, सेकेंडरी। ये आपके लिए यहाँ कार्यविधि लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपको इतना पूरा जो सुनाया है वही इस पे लिख रखा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो पहले वाले पार्ट को लगाएंगे हम। प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर प्रभाव पहुंचता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का फार्मूला होता है A/0/d। अब आपको पहला जो पार्ट लगाना है वह प्लेटों के बीच की दूरी को दुगना करना है, तो ये तो आपका सूत्र है। अब पहले पार्ट पर आते हैं। माना जो आपके पास प्रारंभिक दूरी है वह प्रारंभिक दूरी आप कितना कह सकते हैं, D1 नाम से उसको D कह लीजिएगा। अब क्या है, तब अंतिम दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, अंतिम दूरी जो हो जाएगी बढ़ाने के बाद कह रहा 2D हो जाए। तो आपको बताना है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो सूत्र लिखा है C = ε0/d में अगर हम देखें तो C के बारे में पूछ रहा है और D आपको दे रखा है, तो C और D का व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो अगर हम बात करें इधर से C1/C2, ये D प्रोपोर्शनल टू है तो ये 1, इधर से D2/D1। तो C1 की जगह पर C1, C2 की जगह पर C2, D2 का मान 2D और D1 का मान D। D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम बात करें 2C2 = C1, तो यानी C2 = C1/2। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी धारिता हो जाएगी वह जब उसको हम दुगना करेंगे तो पहले वाली धारिता की आधी हो जाएगी। अतः धारिता प्रारंभ की आधी हो जाएगी, प्रारंभ की आधी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेटा इसके सेकंड नंबर पार्ट पर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। क्षेत्रफल को आधा करना डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि जब ये वाला आपके पास धारिता है, यहां से आप सीधे भी समझ सकते हो C ∝ A है, तो जब एरिया आधा होगा तो इसका अनुक्रमानुपाती का रिलेशन था, इसका व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन था। तो अगर आपके पास ये दूरी दुगनी हुई तो धारिता आधी हो जाएगी। यहाँ अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है C ∝ A, यानी यदि क्षेत्रफल आधा करेंगे तो धारिता भी आधी हो जाएगी। बाकी लगा सकते हैं C1/C2 करके A1/A2 से। तो क्षेत्रफल आधा करने पर अर्थात अगर हमारे पास जो पहले वाला एरिया है, अर्थात माना जो आपके पास प्रारंभिक क्षेत्रफल है वह प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 कितना है A, तब जो अंतिम क्षेत्रफल हो जाएगा वह अंतिम क्षेत्रफल A2 बराबर कितना, आधा A/2। अब हमको धारिता से लिख लेना C1/C2 = कितना A1/A2। वैल्यू पुटअप करते हैं जरा, C1/C2
A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A/2, ये पलट जाएगा 2A/A, तो A से कैंसिल हो जाएगा C1/C2। अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई, बाद वाली धारिता हमको बतानी है, तो 2C2 इक्वल टू C1, तो C2 इक्वल टू C1/2, यानी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अतः बाद वाली धारिता प्रारंभ वाले धारिता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बाद वाली धारिता प्रारंभ वाले धारिता की आधी हो जाएगी, ये वाले में। अब अगले में बात करते हैं, तीसरा पार्ट लिखा है, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। परावैद्युत का मतलब के। अगर हम बात करते हैं के लिए, के परावैद्युतांक माध्यम होता है। के का मान ऐसे वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, अन्य माध्यमों के लिए 1 से ज़्यादा होता है, और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो इस हिसाब से हम सोचे तो के हमेशा आपके पास 1 या 1 से ज़्यादा रहता है। तो 1 या 1 से ज़्यादा का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो धारिता का मान पहले कुछ भी रहेगा, जब उसमें एक के लग जाएगा तो मल्टीप्लाई बना देगा इसको। 1 से ज़्यादा होता, बटे में वैल्यू है नहीं, इसका मतलब कि आप सीधे इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा, यानी परावैद्युत माध्यम भरेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा है गा नंबर पर, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, और व्यतिकरण की आपको कह रहा है कि आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना है। तो चलिएगा देख लेते हैं यहाँ नोट्स में, क्या है प्रकाश का व्यतिकरण। दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। फिर प्रकाश का विवर्तन भी आपसे पूछ रहा था, तो प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोध अथवा छिद्र के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी में और बढ़ाया था, उसने कहा था कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें भी लिखना है। तो क्या है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। फिर है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। तीसरा है दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। और चौथा है दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। तो ये आपका प्रकाश का व्यतिकरण, ये विवर्तन और ये व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हुई। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करना है। तो हम सभी साथी क्या जानते हैं, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है, उसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको खाली भुजाओं में जो प्रतिरोध है उसमें संबंध स्थापित करने के लिए बनाना है। तो समझते हैं जरा, ये आपके पास एक व्हीटस्टोन सेतु बना है जिसका नाम है ABCD। यहाँ पर टोटल धारा आपके पास यहाँ कुंजी K1 है, यहाँ से धारा बैटरी से आई, यहाँ पर आपके पास संदिश से धारा 2 दिशाओं में एक I1 और I2। ये आपके पास जो गैल्वेनोमीटर लगा है, संतुलन की अवस्था में इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इधर कोई धारा नहीं जाएगी। तो ये I1 धारा इधर से करके यहाँ, और ये I2 धारा भी इधर जाना नहीं, तो ये वाली सीधा यहाँ। तो ये आपका डायग्राम, इसमें लैंग्वेज छोटी सी है कि माना परिपथ में कुल धारा आई है जो संधि A पर विभाजित होकर खंड ABC में I1 के रूप में और खंड ADC में I2 के रूप में विभाजित होती है। BD के बीच जो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा धारा मापी, ये शून्य विक्षेप की स्थिति में है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा निगमन है। एक बार आप ये बंद पास के बारे में बात करेंगे, एक बार ये वाला। किरचॉफ का 2-3 नियम हम लोग जानते हैं, बंद पास या लूप का नियम। आपके पास धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणा बराबर समस्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो लेते हैं जरा ये वाला पास ABDA। तो क्या है ABDA में, ये हमारे पास धारा, ये हमारे पास प्रतिरोध, तो I1 × P, फिर ऐसे आ रहे हैं, इधर धारा की विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएगा I2 × R, और आपके पास वैद्युत वाहक बल नहीं तो 0। और ये वाले हमने नेगेटिव को उधर करवा दिया, पॉजिटिव बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड वाले में हो BCDB में, तो ये धारा, ये प्रतिरोध I1 × Q, और ये वाला विपरीत में है तो -I2 × S इक्वल टू कोई वैद्युत वाहक बल नहीं 0, ये लिख रखा है। माइनस वाला उधर करवा दिया, प्लस हो गया। अब 1 और 2 को कुछ नहीं करना, अगर हम भाग कर देते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो I1P और ये वाला आपके पास I1Q, इधर I2R बटे I2S, आपके पास I1 से I1 कट जाएगा, P/Q इक्वल टू R/S।
यही आपके जो इस वाले प्रश्न का जवाब है कि व्हीटस्टोन सेट की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध P अपान Q इक्वल टू R अपान यस होता है। इसका एक अथवा भी आया था, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। क्या दे रखा है, एक ही धातु से बने 3 तार हैं, उनकी लंबाइयों का अनुपात और द्रव्यमानों का अनुपात आपको दे रखा है, प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है। तो जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। आपको दे रखा लंबाइयों का अनुपात, तो लिखते हैं जरा दिया है लंबाइयों का अनुपात मतलब L1:L2:L3 इज इक्वल टू 3:2:1। इनमें अनुपात हटाकर अगर हम लिखना चाहें तो L1 3L और आपके पास L2 2L और L3 आपके पास L हमने एक कांस्टेंट मान लिया इसमें अनुपात को हटा करके। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमानों का अनुपात M1:M2:M3 की वैल्यू 1:2:3। फिर अनुपात हटाएंगे तो M1 इक्वल टू 1M यानी M, M2 इक्वल टू 2M और M3 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3M। तो ये M1 M2 M3 L1 L2 क्या बताना है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात। तो R1:R2:R3 बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे काम करेंगे इस प्रश्न पर हम लोग, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, सूत्र रो बराबर RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RA बराबर ρL, R निकालना है, R बराबर ρL/A। रो आपके लिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। एक ही पदार्थ के लिए अगर है तो हर जगह नियतांक रहेगा वो, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि L तो पता है, M दिया, M कहीं आया नहीं, तो पहले M लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से अगर हम समझने की कोशिश करें, घनत्व का मतलब D, द्रव्यमान का मतलब M और आयतन V। आयतन को हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, एरिया इंटू लंबाई, A इंटू L के रूप में। अब यहाँ से अगर एरिया निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ADL इक्वल टू M। केवल A निकाला जाए तो M/DL। रखते हैं जरा इस एरिया की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है, R ये ρL अपान A की वैल्यू M/DL। पलट देते हैं तो ρL तो ऑलरेडी लिखा है, DL और ऊपर चला गया, अपान में M। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ρDL²/M। लेकिन एक ही पदार्थ के लिए बेटा आपके पास जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता और ये जो घनत्व है ये नियतांक है, तो R प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हैं L²/M, इतना बना है। अब आपको प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, तो आप 3 लोगों के लिए बात कर लीजिएगा। R1:R2:R3 इक्वल टू L1², यहाँ से L1²/M1 L2²/M2 L3²/M3। वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 की वैल्यू हमें पता है प्रश्न में, L1 की वैल्यू 3L, तो 3L का होल स्क्वायर बाई M1 की वैल्यू हमको पता है M और L2² पता है 2L, तो 2L का स्क्वायर बाई M2 का मान 2M, L3² यानी L² और बाई M3 की वैल्यू 3M दे रखा है। ये वाले का स्क्वायर करेंगे 9L²/M हो जाएगा, ये वाला 4L²/2M हो जाएगा और ये वाला L²/3M ऑलरेडी रहे है। यहाँ L²M, यहाँ L²M, यहाँ L²M, सब में अगर हम क्या करते हैं, इसके भाग कर देते हैं L²/M या M/L² से गुणा, तो खत्म। 9 रेशियो, ये 4 को 2 से इसी समय भाग 2 और ये वाला 1/3। इसके बटा को खत्म करना है तो प्रत्येक पद में 3 से गुणा करवा दो, 9 त्रिक 27, 2 तिहाई 6, 3 से करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो 27:6:1। ये आपका जो कह रहा था प्रतिरोधों का अनुपात बताइएगा, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा, 27:6:1 आएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्या लिख रखा है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर परस्पर संपर्क में 2 लेंस रखे जाएं, तो अगर मान लीजिएगा पहला लेंस जो रखा गया उसकी फोकस दूरी f1 और दूसरे की f2,
तो संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। इसी का हमको निगमन करना है। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो तो हमने ऐसे बना रखा है, आप इसको समझ ही लीजिएगा। इसमें ये हमारे पास दो लेंस हैं, उत्तल लेंस L1 और L2 हैं, संपर्क में रखे हैं। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनाए कि मान लिया आपके पास दो पतले लेंस L1 और L2 हैं, इनकी फोकस दूरी को हमने f1, इसकी फोकस दूरी को f2 ये मान लीजिएगा वायु में रखे हैं, इनके मुख्य अक्ष एक ही हैं। अब मेन निगमन होगा कैसे उसको समझते हैं जरा। पहले ये हमारे पास मान लेते हैं पहली बार की कंडीशन में लेंस L2 नहीं है, केवल लेंस L1 है। अगर केवल लेंस L1 रखा है तो उसके सामने O दूरी तक इस लेंस से U दूरी है, O बिंदु है, वहां पर एक वस्तु रखी है। ये अगर वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये लेंस अभी नहीं है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पर। और इस लेंस से कितनी दूरी पर बना है, V डैश पर। तो समझते हैं कि प्रथम लेंस के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी अगर V डैश है और पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 माना है, तो हम ये लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ वही, ये मेन पॉइंट आप समझिएगा कि लेंस का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे f का मतलब f1, प्रतिबिंब v है, v डैश हो गया है, मेन सूत्र में v है, लेकिन यहाँ पर अपने डायग्राम में पहले लेंस के लिए v डैश बना है और u आपके पास u है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये वाले लेंस के लिए अगर हम भूलें, अब इसके लिए हम बात करें तो ये लेंस के लिए प्रतिबिंब ये तो बाद में बनाया है, ये लेंस के लिए जो ये रखा बना है प्रतिबिंब पहले वाले का, इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी जो किसके सामने रखा है। तो इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब I पर बना है। तो ये इस लेंस से I डैश कितनी दूरी पर था, V डैश। तो दूसरे लेंस के लिए जो V डैश है वह वस्तु की दूरी हो जाएगी U। ये इसकी वक्रता त्रिज्या लेंस बहुत पतला है तो इतना नेग्लेक्ट कर देंगे, इतना और हिस्सा हट जाएगा, यहाँ से लेकर है, लेकिन इसको काउंट यहाँ से कर लेंगे अगली बार। तो दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है वह U का मान V डैश है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना, ये V दूरी पर। तो दूसरे लेंस के लिए जरा यही शब्द लिखा है कि यह प्रतिबिंब जो I डैश है यह लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I लेंस L2 से V दूरी पर बनता है। तब लेंस का सूत्र लगाते हैं 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। से V है तो V रहेगा, U जो आपके पास दिया है इस बार दूसरे लेंस के लिए V डैश दे रखा है। एक नंबर समीकरण, दो नंबर समीकरण को जरा जोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से 1/f1 प्लस 1/f2 और राइट हैंड वाला 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो आपके पास ये v 1/v डैश और 1/v डैश कट गया, माइनस प्लस 1/v और माइनस 1/u बचा है। अगर हम ये दोनों जो संयुक्त लेंस हैं इनके मान लेते हैं कि इन दोनों लेंसों से u दूरी पर एक वस्तु है और v दूरी पर उसका एक प्रतिबिंब बनता है। दोनों लेंसों के लिए जो सामूहिक रूप से बात हो रही है कि u दूरी पर वस्तु हो और v दूरी पर प्रतिबिंब हो, तो इस लेंस की फोकस दूरी अगर f माना जाए तो जो दोनों लेंसों के स्थान पर एक नया लेंस माना गया तो क्या सूत्र बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला 3, ये वाला 4 नंबर है। आप देखेंगे कि 3 और 4 में दोनों के राइट हैंड बराबर हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड को देख लिया जाए तो ये वाला 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f या 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमारे इस पूरे प्रश्न का निगमन जो कह रहा था, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना था। 6 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, 5 नंबरों के लिए है ये प्रश्न। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। तो पहले चित्र समझते हैं अच्छे से। ये आपके पास पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र बना हुआ है। इधर ये निवेशी और ये निर्गत के लिए है। अब क्या करते हैं, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर दो डायोड लगे, एक D1 और एक D2। ये आपके पास जिसको आपको दृष्टिकृत करना है उसे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर के प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है P और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है S। अब आपके पास जो यहाँ मध्य बिंदु T है, इसके सापेक्ष एक बिंदु इधर A नज़र आ रहा और इधर एक बिंदु B नज़र आ रहा है। तो होता क्या है, जब हमारे पास निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्कर में यानी T/2 समय में जब मान लिया कि ये वाला A आपका सिरा इस T के सापेक्ष पहले धन विभव पर या ऋण एक मानते हैं कि पहले वाले धन विभव पर है, अगर
अगर ये टी के सापेक्ष ए धन पर है और बी वाला ऋण पर है, ये धन पर रहेगा और ये वाला ऋण पे रहेगा टी वाला, तो आपका जो डायोड D1 है वह अग्रभिन्नत होगा, क्योंकि इसका पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये अग्रभिन्नत होगा, और ये जो डायोड D2 इस समय उत्क्रम अभिन्नत होगा। तो जब पहले आधे चक्कर में डायोड D1 आपका प्लस वाले से जुड़ा है तो अग्र अभिन्नत होने के कारण इसमें डायोड से धारा जाएगी लोड प्रतिरोध C से D की ओर, लेकिन ये डायोड D2 उत्क्रम अभिन्नत होने के कारण इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें अगले आधे चक्कर के लिए, तो अगले आधे चक्कर में क्या होगा, जब ए वाला नेगेटिव हो जाए और ये मध्य बिंदु टी के सापेक्ष और ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाए, जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो पी वाला पॉजिटिव है, तो ये डायोड जो D2 उतनी समय उत्क्रम अभिन्नत था अब ये अग्र अभिन्नत हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव पर है तो ये वाला उत्क्रम अभिन्नत हो जाएगा आपका D1। तो जब ये अग्र अभिन्नत हो जाएगा तो इसमें फिर धारा अगले आधे चक्कर में C से D की ओर प्रवाहित होगी, लेकिन जो आपके पास उत्क्रम अभिन्नत डायोड D1 वाला है ये उत्क्रम अभिन्नत में होने के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो आप समझें तो आप पहले आधे चक्कर में डायोड D1 ने धारा प्रवाहित करा है, अगले आधे चक्कर में डायोड D2 ने, यानी कुल मिलाकर एक चक्कर में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। इसमें पूरे एक चक्कर में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें हम पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य कहते हैं। यही चीज़ इसमें लिखा गया है। मेन अगर आप चित्र से कॉन्सेप्ट समझ गए तो बड़े आराम से इसको लिखा जा सकता है। इसमें ये एक चक्कर में पूरा धारा किस प्रकार प्रवाहित है उसका ये निवेशी वोल्टेज, अगले आधे चक्कर फिर आपके पास ये पूरा कुल समय है। तो यही लिख रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिएगा और इसको आप अपना तैयार कर लीजिएगा। इस तरह ये कार्य विधि है, जो समझाया उसी को लिख रखा है इसमें एक बार अच्छे से आप चित्र को कंप्लीट करके इसको तैयार कर लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा आपका। चलिएगा अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्या लिखा है, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इससे परमाणु संरचना के बारे में क्या जानकारी वो लिखना है। तो चलिएगा यहाँ पे नोट्स बनाए, इसको ज़रा समझते हैं इसी से। रदरफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण के बारीक पुंज को एक पतले स्वर्णपत्र पर गिराया। यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया, जिससे कि मार्ग में अल्फा कण वायु के कणों से टकराकर अपनी ऊर्जा ना खो पाएं। स्वर्णपत्र से टकराकर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इसी क्रिया का नाम प्रकीर्णन है। अब आपको कह रहा था इस प्रयोग से क्या क्या परमाणु संरचना के बारे में निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो जैसे पूछा वैसे लिख रखा है कि इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? पहला, अधिकांश जो अल्फा कण हैं ये देखा गया है कि स्वर्णपत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। फिर क्या हुआ? दूसरे क्या महसूस हुआ कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे 90 डिग्री से कम कोण बनाते हुए विक्षेपित हुआ। इससे रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। तीसरी क्या बात थी? कुछ अल्फा कण अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बनाते हुए वापस होकर लौट आए, मतलब ना उधर मुड़े ना उस पार निकले, जिस दिशा से गए उसी दिशा में वापस लौट आए। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब था, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन और इससे परमाणु संरचना के बारे में क्या मिला वो लिखा गया है। अगले हम लोग 7 नंबर प्रश्न के लिए बात करते हैं। परिनालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त करना है। तो परिनालिका क्या होती है? यह एक लंबी आपकी कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है? जिस पर कि तार के तमाम फेरों को पास पास लपेट कर बनाया जाता है। अगर बात करें तो इस प्रकार एक लंबी बेलनाकार नली बनाई जाती है, ये इस तरह कुछ, और इस पर ऐसे तार को पास पास लपेट कर बनाया जाए तो इस व्यवस्था का क्या नाम है हमारे लिए? परिनालिका। तो एक बार लिख रखा है, इसकी परिभाषा को ज़रा देखते हैं।
परिनालिका यह एक लंबी कुंडली होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी पर तांबे के तार को पास पास लपेटकर बनाया जाता है। ये इसका चित्र है। अब परिनालिका क्या होती है का जवाब हो चुका है। अब कह रहा एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर कुल फेरे कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई यल होता है। इसी का हमें डेरिवेशन करना है। तो कैसे करेंगे? हमको पता है कि इस पर तार के तमाम फेरे पास पास लपेटे जाएं तो यही व्यवस्था का नाम क्या है? परिनालिका। तो जरा समझाते हैं कि मान लीजिएगा ये आपके पास जो बनी परिनालिका ऐसा कुछ, इस पर ऐसे पीछे से ला करके ऐसे तार लपेटा गया इस प्रकार पीछे से। तो जैसे इस प्रकार लपेटेंगे तो देखिएगा इस उंगली को ऊपर ऐसे जब तार आएगा इस प्रकार तो एक बार इसकी दिशा ऊपर रहेगी, एक बार यहाँ पर ऐसे दिशा नीचे हो जाएगी। तो जरा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब धारा ऐसे ऊपर है तो ऊपर की ओर एक बार यहाँ पर इस बिंदु पर धारा, यहाँ पर धारा ऊपर है और यहाँ पे बिंदु पर धारा नीचे है। तो इस बात को जरा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे बनाएं और एक इस प्रकार ऐसे। तो जो धारा ऊपर की ओर ऐसे है तो ऊपर की ओर जब ऐसे धारा ऊपर की ओर यहाँ पर फिर नीचे हो गई तो ऊपर की ओर के लिए हम यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं इस प्रकार धारा के लिए। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र के, लेकिन यहाँ पर हम धारा ऊपर की ओर उसके लिए डॉट और जो नीचे की ओर उसके लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपके पास जो धारा है ऐसे ऊपर की ओर के लिए डॉट और ये क्रॉस नीचे की ओर के लिए। अब आप समझने की कोशिश करें, अगर धारा इसमें ऐसे ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर से होकर के ऐसे नीचे की ओर जा रही है तो हमें समझना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी। तो अगर हम अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएं तो अंगूठा बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है। तो इस प्रकार अगर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा इस तरफ है, यानी इस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार बनेंगे, थोड़ा सीधे सीधे बनेंगे। ये रफली चित्र है, इस प्रकार आपकी कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। ये बी है, इसमें साफ साफ बनाई गया, रफली बनाया है। अब आपको इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र पाना है तो हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। वह बंद पृष्ठ ऐसा कुछ नाम लिख देते हैं इसका ए बी सी डी। एक आपके पास बंद पृष्ठ है, इसमें धारावाही है तो मान लेते हैं इसमें आई धारा बह रही। तो इस प्रकार आपके पास यहाँ ए बी सी, ये सी डी, ये डी, ये चार भुजाएं हैं। तो हमको पता करना है कि ये जो आयताकार रखा है इस परिनालिका के पास, इसके भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र कितना आने वाला, चार भुजाएं नजर आ रही हैं। तो हम बात किसके लिए करेंगे, एम्पियर परिपथीय नियम से। क्या है हमारे लिए एम्पियर परिपथीय नियम? एम्पियर परिपथीय नियम बंद चुंबकीय क्षेत्र के बंद वक्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा जो आपके पास उसमें प्रवाहित कुल धारा होगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा को यहाँ हमने आई नॉट इस्तेमाल किया है। अब क्या करना है, जो ये पूरा बंद पृष्ठ है उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो यहाँ पर चार भुजाएं नजर आ रही, तो हमें इन चार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, एक बार ये भुजा लेंगे ए से बी, एक बार बी से सी, एक बार सी से डी, एक बार डी से ए। तो इसको तोड़ते हैं चार हिस्सों में। एक बार भुजा ए बी के लिए बात करेंगे तो ए से बी और हो जाएगा आगे बी डॉट डी एल। ए से बी के लिए बात हो चुकी है। अब बी से सी के लिए बात करेंगे, बी से सी बी डॉट डी एल। अब बात करेंगे हम सी से डी के लिए, तो सी से डी आपके पास बी डॉट डी एल। और आखिरी वाला बात करते हैं डी से ए बी डॉट डी एल। और उधर आपके पास ऑलरेडी लिखा है म्यू नॉट आई नॉट। अब समझते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी आपके पास दो सदिशों का अदिश गुणन है। ए डॉट बी से जरा इसको तोड़ते हैं तो ए बी बी डॉट डी एल बराबर ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा लिख लेते हैं, थीटा का मान सीधे समझ लेते हैं। ए से बी ये है, इधर आपके पास अगर कोई अल्पांश चुनेंगे तो अल्पांश की दिशा इधर है इस पर डी एल, और चुंबकीय क्षेत्र जो बी है इधर भी इधर है। यानी हम कहने का मतलब ये कि इधर चुंबकीय क्षेत्र है और इधर ही अल्पांश है, तो दोनों की दिशाएं समान है, तो इस भुजा ए बी के लिए जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा। अब बात करते हैं बी से सी के लिए, तो बी से सी ये है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, इस पर अल्पांश इधर बनेगा नीचे की ओर, तो ये इधर है ये इधर है, तो दोनों के बीच कोण 90 डिग्री बनेगा।
तो बी डी एल cos 90। अब सी से डी के लिए, सी से डी जो भुजा है हमारे पास, ये इसके चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर रखा है, तो इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसके लिए हम बात करते हैं सी से डी के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं डी से ए की ओर, तो डी से ए पर अल्पांश ऊपर है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, तो एक इधर यानी लंबवत है, तो डी ए बी डी एल cos 90 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट। चलिएगा अब क्या करते हैं, ये वाले cos 0 का मान हम लोग जानते हैं, ए बी बी डी एल cos 0 का मान 1, फिर बी से सी आपके पास बी डी एल cos 90 का मान 0, फिर ये तो ऑलरेडी 0 है ही है, डी से ए बी डी एल cos 90 का मान 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। इसमें अगर देखे जाए तो 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 से, तो ये तो पूरे दोनों 0 हो जाएंगे, खाली ये वाला बचेगा, ए से बी बी डी एल, बाकी इधर सब 0 हो गए, 0 ये 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। अब इसमें एक काम करते, चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, ये ए से बी समाकलन पर है, तो हम बी को अलग कर लेते हैं और यहाँ पर ए टू बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। ए टू बी डी एल का मतलब भुजा ए बी के अल्पांश की कुल लंबाई, तो मान लेते हैं इसकी कुल लंबाई एल है, तो ए टू बी एल का मान हो जाएगा एल इंटू कितना म्यू नॉट आई नॉट। इसको जरा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं अभी। अब क्या समझना है, इसके जो आपके पास धारावाही परिनालिका है, इसके प्रत्येक चक्र में कितनी धारा है, आई कैपिटल मानते हैं कि माना कैपिटल आई धारा है, तो फिर हम अगर बात इस तरह करते हैं, यदि यहाँ लैंग्वेज लिख देते हैं, यदि तार की एकांक लंबाई में, यदि तार की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तब एल लंबाई में, जो पूरा हमारे पास एल लंबाई है, एल लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, तब एल लंबाई में फेरों की संख्या बराबर एन एल हो। अब एक चक्कर में धारा आई है, तो इससे हम जरा यहाँ पर कुल धारा को भी समझ लेते कितनी होगी। कुल धारा आई नॉट माना गया है एम्पियर पर प्रति नियम में, तो आई नॉट बराबर एक चक्कर में धारा आई है और ये आपके पास इतने फेरे हैं, तो एन एल आई, ये आई नॉट का मान पता चल गया। इस मान को लेकर के जरा यहाँ कुल धारा की जगह रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 से बी की जगह पर बी, एल की जगह पर एल, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट और आई नॉट का मान है एन एल आई, ये वाले एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगर हम स्मॉल एन यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अगर कुल लंबाई, कुल हमारे पास फेरे कैपिटल एन है, तो एन बराबर होता है कैपिटल एन बाई स्मॉल एल भी होता है। अगर स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। ये आपका कंप्लीट निगमन है 5 नंबर में। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन W दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दे रखा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बताना है। तो अधिकतम वेग बताना है Vmax, तो सबसे पहले कैसे लगाएंगे, जो कुछ दिया है एक बार जरा लिखते हैं, तो फिर प्रश्न समझ में आए कि कौन सा सूत्र लगाना है। कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब वर्क फंक्शन इन W लिखा जाए, कार्यफलन, तो कार्यफलन W का मान दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से जूल बनाते 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, तो 16 चौके 64, 6.4 × 10⁻⁻19 जूल हो गया, ये W हुआ। अब आगे बात करते हैं, इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। आपतित आवृत्ति दे रखा है, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है। न्यू की वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। अगर देहली आवृत्ति होती तो न्यू नॉट हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, तो लिखते हैं अधिकतम वेग,
तो अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, v max क्वेश्चन मार्क। हाँ, इतना चीज दे रखा है। अब हम बात करते हैं कार्यफलन आया है अधिकतम वेग की, तो हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। अब ई नहीं पता है तो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ई के की जगह पर आप बदल लीजिएगा, इसी लाइन बदला जा सकता था। अधिकतम गतिज ऊर्जा अगर m द्रव्यमान है तो हाफ m v स्क्वायर, मैक्स लगा दीजिएगा, इधर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ से आप चाहें तो पहले v मैक्स बचा लीजिएगा, तो क्या करते हैं, दो पहले हटाते हैं, एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू दो उधर मल्टीप्लाई में दो एच न्यू माइनस डब्ल्यू। केवल वी स्क्वायर निकाला जाए, वी स्क्वायर मैक्स कितना आ जाएगा, 2h न्यू माइनस डब्ल्यू अपान में m। इसकी सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। प्लांक नियतांक का मान आपको सबसे लास्ट में दे रखा है पेपर में, तो प्लांक नियतांक का मान वैसे आपको याद भी नहीं, बाकी दे भी रखा है। तो 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 इंटू न्यू का मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3 गुणा 10 की पावर 15। डब्ल्यू का मतलब कार्यफलन 6.4 गुणे 10 की पावर माइनस में 19 और बट्टे में एम का मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये प्रश्न में देखेंगे सबसे पीछे दे रखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये प्लांक नियतांक का मान है। तो लिख देते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। आप क्या करेंगे, ये वाले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की जगह 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19, 19.8, 34 से 15 जाएगा माइनस में 19 आ जाएगा, और ये 6.4 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और इतने का बटा आपके पास 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। 19.8 है, ये वाला 6.4 है, घट जाएगा 8 से इधर 4 यहाँ लिख देते हैं, वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में बना हुआ है, 19.8 है 6.4, 8 से 4 जाएगा 4 और 19 से 6 13.4 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और इतने का बटा आपके पास 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31। अब ये एक अंक पर दशमलव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो वी मैक्स स्क्वायर चल रहा है 134 बटा में 91 गुणा ये 19 है, ये 31 वाला ऊपर जाएगा तो माइनस 19 में 31 प्लस हो जाएगा, तो प्लस के आपके पास पावर आ जाएगी 2, 12 पावर। आप क्या करते हैं, 2 से ऊपर गुणा करवा दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 एकम 9, 268 बटा 91 गुणे 10 की पावर 12। ये वी मैक्स स्क्वायर चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा डिवाइड करवा लेते हैं, कितना आएगा, तो कर देते हैं यहाँ 91 से 268 में भाग किया जाए, 9 त्रिक 27, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 8 से 2 6, आपके पास 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 9 18, 8 से 2 6 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा, और ले जाना है आपको, तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लिया, 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81, यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर 4 और आगे ले जाना, दशमलव लगा एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, 9 चौके 36, 4 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डिवाइड करने पर 2.94 इंटू 10 की पावर 12 आया। ये आपके पास वी मैक्स स्क्वायर है। केवल वी मैक्स निकाला जाए तो वी मैक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 2.94 गुणे 10 की पावर 12। अब बात करें 10 की पावर 12 तो बाहर निकल आएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, 2.94 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं कम से कम एक अंक, तो 2.94, 1 एकम 1 1, यहाँ 1 1 1 2 दशमलव, अब पूरा पेड़ उतरा 9 4, 2 9 18, 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार, 8 अट्ठाई 64, ये 8 बार भी ज़्यादा, 7 7 49, 7 बार जाने की उम्मीद लग रही, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, तो चला जाएगा यहाँ पर 7 बार आप ले जाइएगा, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, तो 1.7 इंटू 10 की पावर 6 वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ये आपके इस प्रश्न का जवाब है। 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल था। ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू पर आपको काम करना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर क्या है,
ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो क्रासित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। तो ध्रुवित प्रकाश के लिए बात कह रहा है। तो क्या होता है ध्रुवित प्रकाश? एक ध्रुवित और एक अध्रुवित होता है। तो ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें प्रकाश तरंगे केवल एक ही दिशा में कंपन करती हैं ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब इसमें और क्या कह रहा है कि जब दो क्रासित पोलेराइड के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाए तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना करना है। तो चलिएगा, क्रासित पोलेराइड कह रहा, दो क्रासित पोलेराइड उनके बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है। तो क्रासित पोलेराइड क्या होते हैं? ऐसे पोलेराइड जिनकी ध्रुवण अक्षें परस्पर लंबवत होती हैं। तो मान लिया कि एक क्रासित पोलेराइड ये है, एक पोलेराइड ये है आपके पास, इसका नाम रख देते हैं P1, और एक आपके पास ये है, इसका नाम, इसकी अक्ष और इसके परस्पर लंबवत होने तो कुछ ऐसे बना देते समझाने के लिए। ये वाला आपके पास P1 है और ये वाला आपके पास P2 है। फिर क्या कह रहा है? इसके बीच एक तीसरा पोलेराइड है जो घुमाया जाता है। तो मान लेते एक तीसरा पोलेराइड है ऐसा, इसका नाम P3 समझाते हैं। ये वाला पोलेराइड घुमाया जाता है। तो मान लिया अभी प्रारंभ में कितने कोण पर घुमाया गया? इससे, इस वाले से, इसकी अक्ष ऐसे है, तो ये वाला कुछ ऐसे थीटा कोण पर इसको घुमाया गया इस प्रकार। तो जब थीटा कोण पर घुमाया गया तो क्या प्रभाव आना है, कैसे हमको समझना है? चलिएगा, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो ये वाला पोलेराइड P1 है इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है और वह भी कैसा है? अध्रुवित। ये कंडीशन मानते हुए हम कर रहे हैं कि यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है, अगर ये वाला आपतित प्रकाश जो आपके पास I0 है ये अध्रुवित है, तब हम लोग जो आपका ये वाला पोलेराइड लग रहा P1, इससे निकलने वाला हम देखेंगे प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। यदि आपतित प्रकाश I0 अध्रुवित है तब P1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो P1 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I1 नाम से, और निर्गत तीव्रता जब पहला अध्रुवित है तो उसका आधा, I0 इक्वल टू I1 इक्वल टू I0/2। अब यहाँ से ये I1 निर्गत हुआ तो ये वाला जो निर्गत हुआ इस पर आपतित होगा। तो समझते हैं जरा, इससे कितना निर्गत होगा? P3 से। तो P3 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो P3 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 नाम से मानते हैं। I2 क्या हो जाएगा? मेलस का नियम, थीटा कोण पर ये घुमाया गया तो I1 cos स्क्वायर थीटा, चाहे तो I1 का मान भर ले। I1 का मतलब I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये I2 इससे निर्गत हुआ तो इस पर आपके पास क्या होगा? आपतित होगा। अब ये दोनों कैसे रखे हैं? परस्पर लंबवत। तो अगर ये थीटा होगा तो इसको समझने की अगर कोशिश किया जाए तो ये वाला आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये I2, तो इससे ज़रा निकलने वाला देखते हैं, पारगमित होने वाला I3, यानी हम लिखेंगे P2 से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I3 इक्वल टू I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो I3 इक्वल टू I2 की वैल्यू रख सकते हैं I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को cos 90 थीटा से साइन भी किया जा सकता है, प्रूफ लेकिन नहीं करना है। तो अगर आप बात करें कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोण से बदलता रहेगा। 8वें का अथवा प्रश्न है हमारे पास। एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 50 वाट 100 वोल्ट लैंप है, उसको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस से जोड़ना है। तो इसका चित्र यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास एक धारिता है, ये लैंप है श्रेणी क्रम में, और ये आपके पास 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा है। 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपको क्या कह रहा है? श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता। तो जो ये लैंप दिया है, लैंप की शक्ति P दिया है और लैंप का विभवांतर VL चाहे कह लीजिएगा 100 दिया है श्रेणी क्रम में। तो इससे धारा ज़रा जानते कितनी होगी,
और इसका प्रतिरोध आपका समान रहता है, प्रतिरोध नियतांक होता है। तो प्रतिरोध और धारा ज़रा निकालते हैं इससे, तो फिर आगे के लिए इसका यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन। धाराशी निकालना है। लैंप की शक्ति आपको दे रखी है 50 वाट, तो P का मान 50 वाट। लैंप पर विभवांतर VL का मान 100 वोल्ट। तो इससे धारा कितनी निकलेगी? P बराबर VI से I बराबर P/V। P का मान 50, V का मान 100, तो एक जीरो कैंसिल आउट, एक अंक पर डेसिमल लगा, 0.5 एम्पियर। अब लैंप का प्रतिरोध RL बराबर V²/P है, L का मतलब VL² हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर बट्टे 50, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, बटे में 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो RL का मान 200 ओम। लैंप का प्रतिरोध पता चल गया और लैंप से प्रवाहित धारा। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जो दिया उसकी आवृत्ति दिया और उसकी उल्टता दिया है। प्रत्यावर्ती धारा की जो उल्टता होती है, प्रत्यावर्ती उल्टता, उसका नाम VRMS है। तो ये VRMS 200 वोल्ट दिया है, आवृत्ति F दिया है, और यही धारा आपके पास पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में है। तो ये धारा हमारी वर्ग माध्य मूल वाली धारा IRMS हो सकती है। तो ज़रा हमको अगर संधारित्र की धारिता C पाना है तो हमको दिमाग इस सूत्र पर पहले रखना होगा। अभी बीच का स्टेप समझा रहे हैं। Z प्रतिबाधा Z बराबर R² + XC और XC बराबर 1/ωc होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले प्रतिबाधा पर काम करेंगे। तो IRMS बराबर VRMS/Z होता है। IRMS की वैल्यू रख लिया, VRMS दे रखा है Z, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर ये 0.5 इधर आ गया, Z इधर आ गया, तो Z प्रतिबाधा 400 ओम आ गया। Z आ गया तो सूत्र लगाते हैं, Z बराबर R² + XC²। Z का मान, R का मान प्रतिरोध जो आपके पास दे रखा है ये, और XC की जगह अभी XC, यहाँ पर 1/ωc भी किया जा सकता है, इसको बाद में चेंज करेंगे हम। दोनों और वर्ग करवा दिया ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए भाई। 400 का वर्ग, इधर अंडर रूट खत्म हो गया। 200 का वर्ग, 4 के आगे 4 जीरो, ये 16 के आगे 4 जीरो और 4 के आगे 4 जीरो को 75 के घटाया, 12 के आगे 4 जीरो, XC² है। केवल XC निकालेंगे तो केवल XC निकालने पर ये वाला आपका अंडर रूट हो जाएगा, 12 के आगे 4 जीरो। फिर क्या होगा, इसका 12 का वर्गमूल 2√3, 4 जीरो का 10⁻²। अब XC बराबर हमको C बताना था, तो XC की जगह पर 1/ωc, 2√3 × 10⁻²। ωc केवल पलट देंगे तो नीचे चला आएगा, 1/2√3 × 10⁻²। ओमेगा का मान हम जानते हैं, आवृत्ति दे रखा हमको प्रश्न में 50, तो आवृत्ति का यूज करना है तो हम ये ओमेगा को चेंज कर लेते हैं 2πf, आगे C 1/2√3 × 10⁻², 2√3 10⁻², ये वाला 2πf डिवाइड में आ गया तो केवल C बचा। बस इसका सारे मान भर लेते हैं। पाई का मान 3.14, F का मान 50, 50 को 2 में गुणा करेंगे 100, और 100 दे दिया दशमलव के 3.14 को दोनों जीरो 100 वाले, तो इसका दशमलव खत्म, 314 हुआ। ये वाला √3 से ऊपर नीचे गुणा √3, ये वाला 2 × 3 × 10⁻², 314, √3 का मान, और ये वाला 2 तिहाई 6, 314 से गुणा तो 1884, 10⁻² को आगे दोनों जीरो बढ़ा दिए इसके। अब इसका दशमलव खत्म करवाया 3 अंक के, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ गए, 2 के आगे 5 जीरो हो गए, 1732/1884 लिख के 5 जीरो ऊपर ले गए, -5 हुआ। इसका डिवाइड किया 0.91 आया, × 10⁻⁻5। मानक रूप में अगर लिख देते हैं तो 9.1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा ये। अगर इसको माइक्रोफैरड में लिखते हैं तो 9.1 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हट के माइक्रोफैरड भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। दे ब्रॉगली द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित करना है। तो दे ब्रॉगली द्रव्य तरंग अवधारणा क्या है? ये जो द्रव्य के गतिमान कण होते हैं उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी खोज दे ब्रॉगली ने की थी, अतः इसे दे ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं, तथा इनकी तरंग दैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये आपका आधा क्वेश्चन का जवाब हुआ, जो कह रहा था दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। अब इसी में कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा, गतिज ऊर्जा के या ई, इससे संबंध बताना है। तो चलिएगा, क्या संबंध है हम लोग जानते हैं। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला है लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है h/p। p की जगह पर अगर हम के संवेग p बराबर mv। अब आपको गतिज ऊर्जा से संबंध बताना था, तो लिखते हैं कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा, अगर स्मॉल m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा k हो, तब
हम लोग जानते हैं के बराबर सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर, केवल v निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 2k बाई एम। इसको जरा एक पैसा नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया। ये मान ले चलते जरा समीकरण 1 के पास और देखते हैं क्या देता है। समीकरण 1 से लेमडा की जगह लेमडा, h की जगह h, m की जगह m, v की जगह पर 2k बाई एम। तो लेमडा बराबर ये यम बिना रूट में है, इसको रूट में लिखेंगे, 2 बार लिखा जाएगा, एक बार इससे कट जाएगा, तो h अपान 2m k का मतलब गतिज ऊर्जा, लेमडा का मतलब तरंग दैर्घ्य। तो बस इतना सही निगमन था जो कह रहा था तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आखिरी प्रश्न है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। बंधन ऊर्जा की परिभाषा ये है, किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियानों अर्थात नाभिक में जो उपस्थित सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको अगर हम नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाएं अलग अलग करने या पृथक पृथक करने के लिए, तो जितनी न्यूनतम ऊर्जा लगेगी वह उसकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो लिखते हैं द्रव्यमान क्षति। सबसे पहले द्रव्यमान क्षति क्या होता है, डेल्टा एम क्या है, 0.3% है, यानी 1 किलोग्राम है उसका 0.3% आपका क्षय है। तो ये प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 0.3/100। डेसिमल खत्म करवा ले एक अंक का, तो 3/1000 ऊपर ले गए, 3 × 10⁻³ kg। डेल्टा एम आ चुका हमारा। अब आपसे कह रहा कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो मुक्त ऊर्जा डेल्टा ई लिख देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है, सूत्र लगा देते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। मान भरते हैं जरा, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम का मान 3 × 10⁻³ सी का मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 3 × 10⁻³ रहेगा, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 16, ये 9 त्रिक 27, 16 से 3 चला जाएगा, प्लस के 13 आ जाएगा। इसमें आप चाहें तो मानक रूप लिख दीजिएगा, तो ये आपके पास 2.7 × 10⁻, आपके पास 14। डेल्टा ई गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये इस प्रश्न का जवाब था कि इसकी संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो आप कह सकते हैं 2.7 × 10⁻14 जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।